हेलो नमस्कार मित्रों, मैं आपका होस्ट एंड गोस्ट मिस्टर सुनील मुंडेतिया मिस्टर साइंस एजुकेशन चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े हैं। और हमेशा की तरह आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, जो हमारे जनरल साइंस का और हमारे साइंस का बहुत अच्छा टॉपिक होगा। हम बात करते हैं हमारे मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये किस प्रकार से कौन कौन सी माध्यम के द्वारा गुजरता है, और हमारे जो द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है उसका कहाँ और किस अंग में किस तरह से उनकी कार्यविधि के कारण वो एक भोजन अपने छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। इस प्रकार से जो पाचन है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और पाचन क्या है, पाचन की पूरी प्रक्रिया क्या है, पाचन में किस प्रकार की जो ग्रंथियां हैं वो अपना योगदान देती है, उसके लिए हम चर्चा करते हैं। आइए बोर्ड पे। शरीर में पाए जाने वाला ऐसा तंत्र जो अंतर्ग्रहण पाचन, जब हमारा भोजन मुख के अंदर चल जाता है और एक लुगदी नुमा संरचना बन जाती है, उसमें भी क्या है, टार एमाइलिन जो एमाइलेज एंजाइम है, टाइलिन एंजाइम, लार एमाइलेज, वो क्या करता है, भोजन के पाचन के लिए एक रस स्रावित करता है, लार स्रावित करता है, जिसमें से क्या होता है, भोजन के पाचन का कार्य शुरू हो जाता है। फिर अवशोषण, हमारे भोजन में जो जल होते हैं, जो खनिज लवण होते हैं, मिनरल होते हैं, उनका भी अवशोषण किया जाता है। और स्वांगीकरण, जिसमें बहुत सारी प्रक्रिया, जिसके अंदर हमारे जो भोजन है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर अपने अंगों तक क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा का भी निर्माण करता है। और बहिक्षेपण, उसे बाहर त्यागने की जो क्रिया है, जो एनस गुदा के द्वारा की जाती है, इस तक का जो प्रक्रम है पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा में समाप्त होती है। जो पाचन है वो आहार नाल, जो मुख गुहा है, यहाँ से शुरू होकर प्रारंभ होकर गुदा तक समाप्त होती है। मानव में पाचन की प्रक्रिया आहार नाल में संपन्न होती है। जो हमारी आहार नाल है, मुख गुहा से लेकर ये हमारे आमाशय है, आमाशय के बाद में छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर होते हुए हमारे जो भोजन का जो अपशिष्ट पदार्थ का स्टोरेज होता है, मल मूत्र एनस के द्वारा त्याग दिया जाता है। तो मानव में पाचन की प्रक्रिया आहार नाल में संपन्न होती है। और शाकाहारियों की आहार नाल, जो शाकाहारी है, जो सामान्यतः पेड़ पौधे और घास हरा चारा खाते हैं, शाकाहारियों की आहार नाल मांसाहारियों से बड़ी होती है। जो शाकाहारियों की आहार नाल है वो मांसाहारियों से बड़ी होती है, क्योंकि सेल्यूलोज के पाचन के लिए अधिक क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। जो भी हरा चारा है, जो भी सेल्यूलोज है, जो पादपों से, हमें पेड़ पौधों से जो जंतु है, वो जीव जंतु भोजन का निर्माण करते हैं, तो उन्हें सेल्यूलोज के पाचन के लिए अधिक क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। जो रोमेंस जो जीव होते हैं, जो क्या करते हैं, जुगाली करते हैं, उन जीवों के भी क्या है, मांसाहारियों की आहार नाल से क्या होती है, शाकाहारी की आहार नाल बड़ी होती है, क्योंकि वो पहले अपने भोजन क्या करते हैं, अपने अंदर की ओर ग्रहण करते हैं, और फिर रोमेंस जुगाली के द्वारा क्या करते हैं, अपने भोजन को स्वयं वापस छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर फिर वो आगे की ओर प्रक्रिया में वो भेजते हैं। अब बात करते हैं आहार नाल। आहार नाल में मुख्य मुख्य बिंदु हम पढ़ेंगे, जिनके बारे में हम फ्लो चार्ट से बात कर रहे हैं। आहार नाल में सबसे पहले बात करते हैं मुख गुहा की। मुख गुहा है, ये दो ओष्ठों से घिरी हुई एक संरचना होती है, जिनके अंदर कठोर इनेमल का आवरण पाया जाता है, जो दांतों की मजबूत जड़ों का निर्माण करता है। और मुख गुहा में दांत की संरचना अपन देखते हैं। जीवा, जीभ की संरचना, जो जीभ है हमारी, ये किस प्रकार से जो स्वाद का ग्रहण करती है, स्वाद के बारे में हमें बताती है। और ग्रसनी, जो हमारी ग्रसनी है, जो भोजन के और वायु के मार्ग का क्या है, उभयनिष्ठ मार्ग क्या है, जहां पर वायु और भोजन दोनों क्या है, आपस में एक ही इस ग्रसनी के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, और इसे ग्रसनी कहते हैं। और यहाँ पर एक उभयनिष्ठ ढक्कन होता है, इस ढक्कन को एपिग्लोटिस बोलते हैं। जो ग्रसनी के ऊपर जो ढक्कन होता है उसे घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं। और ये ग्रसनी एक उभयनिष्ठ मार्ग है, भोजन और वायु के आदान प्रदान का क्या है, उभयनिष्ठ मार्ग है। ग्रसिका, फेरिंग्स, जो हमारे ग्रसनी से हमारे जो आमाशय है, यहाँ तक का जो जुड़ने का जो पूरी नलिकाकार संरचना है, उसे बोलते हैं ग्रसिका। और आमाशय, आमाशय हमारे शरीर के अंदर जो HCl जो अम्ल है, उसके
स्रावित करने से भोजन में और भी प्रकार के एंजाइम वगैरह उसमें सीक्रेट होते हैं, जो भोजन को क्या करते हैं, पचा कर फिर आगे आंतों के अंदर, छोटी आंत शुद्धांत्र जिसको बोलते हैं, बड़ी आंत वृद्धांत्र इसको बोलते हैं हिंदी में, इनमें पहुंचाया जाता है। और फिर हमारे एक अवशेषीय अंग के रूप में भी, जो पहले जो जीव है पादप थे, पादपों का जो भोजन करने के लिए जो जीव जंतु थे, और उनके अंदर अपेंडिक्स नाम की अवशेषीय संरचना भी पाई जाती है। ये सब क्या है, एक आहार नाल की जो भोजन पाचन की जो मुख्य अंग है, इनके अंदर ही शामिल है। बात करते हैं पाचक ग्रंथियां। कुछ बहिस्रावी ग्रंथियां हैं जो हमारे भोजन को तोड़ने में क्या करती है, एक एंजाइम का स्राव करती है, विशेष एंजाइम का, जिसके कारण से जानी जाती है। लार ग्रंथियां जो हमारे मुख गुहा में पाई जाती है, जो लार एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम का स्राव करती है। और ये जठर ग्रंथियां जठर रस का स्रावण करती है। क्या करती है, जठर रस का। और अग्नाशय अग्नाशय रस का जो स्राव करती है। और इसके द्वारा भ्रूणर ग्रंथियां भी क्या करती है, बहिस्रावी ग्रंथियां हैं जो पाचक एंजाइमों का क्या करती है, स्राव करती है। यकृत शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है उसे यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं, यकृत। यकृत क्या है, शरीर का भोला है। इसके द्वारा जो भी विषैला पदार्थ है उसका अवशोषण किया जाता है। और यकृत अगर कम मात्रा में, अगर आपने कोई पॉइजनिंग चीज खा ली है तो उसको खुद डाइजेस्ट करके, खुद उसका जो जहर है वो कम करके मनुष्य को बीमार होने से बचाता है। इस प्रकार ये आहार नाल का जो फ्लो चार्ट है, इसमें हम इसका गहन अध्ययन करेंगे और आहार नाल और पाचन तंत्र की जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हाँ, तो हम आगे बात करते हैं मुख गुहा की, जो हमारे पाचन तंत्र के लिए जो हमने आहार नाल देखा है। आहार नाल के अंदर जो निम्न संरचना है, मुख गुहा है, इनके मुख्य भाग में संरचना होती है। मुख गुहा में जो 4 प्रकार की जो संरचनाएं पाई जाती है, इसमें सर्वप्रथम दांत, जीभ, यवला, लार ग्रंथियां, ये सब क्या है, मुख गुहा का निर्माण करती है, जिसके अंदर दांत, जीभ, यवला और लार ग्रंथियां। दांत के बारे में आप जानते हैं कि ये दांत हमारे जो ओष्ठ होते हैं उनके मध्य की ओर पाए जाते हैं। यवला जो हमारे भोजन को निगलने के लिए जो काम में आने वाली संरचना है, जो भी पेशी की संरचना है मांस, वो है यवला। और लार ग्रंथियां जो हमारे लार एमाइलेज और टाइलिन नामक जो लार ग्रंथियां पाई जाती है, वो भी भोजन के पाचन में क्या करती है, अच्छा योगदान, अपना योगदान देती है। दांत, बात करते हैं दांत की। सामान्य दांत 2 प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा कि जो मनुष्य है वो जब बचपन में छोटा बच्चा होता है तो उसमें दूध के दांत पाए जाते हैं। और जब उनकी उम्र जब 12 से 13 वर्ष की हो जाती है तो उसमें स्थायी दांत भी आते हैं और उसे वयस्क दांत के रूप में हम मानते हैं। तो बात करते हैं, सामान्य दांत 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। दूध के दांत जो 20 संख्या में पाए जाते हैं, जिनके अंदर प्री मोलर की संख्याएं नहीं पाई जाती है। जो अग्र चूर्णक है वो उनमें नहीं पाए जाते हैं, इसी कारण से उनकी संख्या में कमी होती है और कुछ मोलर भी उसमें नहीं पाए जाते। वयस्क के दांत, जो वयस्क के दांत सामान्यतः हम देखते हैं 32 संख्या में होते हैं, जिनमें 20 अस्थायी दूध के दांत और 12 स्थायी जो दांत होते हैं, ये मिलाकर स्थायी दांत या वयस्क के दांत बनते हैं। बात करते हैं संरचना व कार्य के आधार पर दांत के प्रकार। जो संरचना और कार्य के आधार पर हमारे दांतों के प्रकार है, हमारे दांत, पहला है कृंतक, जिसे इंसाइजर भी बोलते हैं। जो हमारे नुकीले और तीखे जो दांत होते हैं, जो साइड में ये दांत होते हैं, ये क्या होते हैं, कृंतक या इंसाइजर, जो चीरने फाड़ने, जो काटने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, काटने के कार्य करते हैं। जो हमारे आगे के 4 दांत है, जो हमें बड़े बड़े दांत हमारे जो दिखते हैं, जो सबसे प्रथम जो दांत पे नजर पड़ती है, वो दांत क्या है, कृंतक दांत है, इंसाइजर दांत है, जो काटने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, काटने का कार्य। ये वयस्क में इनकी संख्या 8 होती है और बालकों में भी, जो छोटे बच्चों में भी इनकी संख्या क्या होती है, 8 होती है। फिर बात करते हैं रदनक, इसको इंग्लिश में कैनाइन कहते हैं, रदनक या कैनाइन।
जो चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। जब हम सुपारी फाड़ते हैं या किसी प्रकार के गन्ने को छीलते हैं तो हम रत्नक या कैनाइन धातु का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जो वयस्क में भी उनकी संख्या पाई जाती है, 2 ऊपर 2 नीचे, और बालकों में भी संख्या 2 ऊपर 2 नीचे। फिर बात करते हैं अग्रचूर्णक या प्रीमोलर। अग्रचूर्णक या प्रीमोलर जो क्या करती है, हमारी दाढ़ें होती है वो चबाने का कार्य करती है। क्या करती है, चबाने का कार्य करती है। जिनकी वयस्कों में संख्या क्या पाई जाती है, 8 पाई जाती है, और बालकों में इनकी संख्या क्या पाई जाती है, 0 पाई जाती है। उसमें अग्रचूर्ण की संख्या क्या पाई जाती है, बालकों में 0 पाई जाती है। फिर बात करते हैं चौर्णक या मोलर, जो हमारी पीछे की जो स्थायी जो दांतों में शामिल होती है वो भी चबाने का कार्य करती है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसने का कार्य करती है। जो वयस्क में उनकी संख्या 12 होती है और बालकों में, छोटे बच्चों में उनकी संख्या 8 होती है। इसी प्रकार जो वयस्क में दांतों की संख्या 32 पाई जाती है और बालकों में संख्या 20 पाई जाती है। दांत के 3 भाग, जो दांत है उसके 3 भाग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 3 भाग। दांत के 3 भाग आपने देखा है कि दांत सबसे पहले शीर्ष जो क्राउन भाग होता है, क्या होता है, क्राउन भाग। इस प्रकार का जो दांत आपने देखा है, जो दांत होता है वो शीर्ष या क्राउन भाग, उसका ये शीर्ष वाला भाग हो गया। और फिर बात करते हैं ग्रीवा, जो ये वाला भाग है ये हो गया बेटा ग्रीवा। ग्रीवा और ये जो नीचे की ओर हमारी इनिमल के अंदर जो दसा हुआ भाग रहता है उसे बोलते हैं मूल। क्या बोलते हैं, मूल। इस प्रकार से प्रत्येक दांत क्या है, एक इनेमल नुमा जो कठोर संरचना है, इनेमल के अंदर धसे रहते हैं। इसलिए इन मूल भाग मसूड़ों में स्थित होते हैं, जिन्हें ग्रंथदंती भी कहा जाता है। हमारे दांत किस प्रकार के जो धसे हुए होते हैं, इसलिए इनको ग्रंथदंती प्रकृति के दांत भी कहा जाता है। और मनुष्य में द्विबार दंती दांत जीवन में 2 बार होते हैं। मनुष्य के अंदर जो दांत है वो द्विबार दंती होते हैं। मनुष्य जो प्राणी है इसमें दांत क्या होते हैं, एक बार टूटते हैं। जो 20 जो दांत होते हैं, बच्चे के दांत, दूध के दांत, ये दांत वापस टूटने के बाद आते हैं। बालकों में दंत विन्यास, देखो बालकों में दंत विन्यास परीक्षा में पूछा जाता है कि बच्चों के अंदर जो दंत सूत्र है वो किस प्रकार होता है। हम इसी चार्ट के माध्यम से फॉर्मूला है कि मनुष्य में जो एक तरफ का जबड़ा है उसके अंदर 2 इंसाइजर कृतनक दांत ऊपर, 2 कृतनक दांत नीचे, फिर एक रत्नक दांत ऊपर कैनाइन, दूसरा रत्नक दांत नीचे। फिर प्री मोलर इसमें एब्सेंट होते हैं, और जो मोलर है उनकी संख्या भी क्या होती है, कम होती है। एक तरफ 2 मोलर, नीचे भी 2 मोलर। फिर इसका डबल करेंगे तो हमारी संख्या कितनी आएगी दांतों की, 20। जो बालकों में दंत विन्यास है उसे बोलते हैं 2102, 2102। इस प्रकार से दंत सूत्र है 2102 बटेवा 2102। ये बालकों में दंत विन्यास अपने देखने को मिलता है। वयस्क में दंत विन्यास, वयस्क में देखो 2 इंसाइजर ऊपर और 2 इंसाइजर नीचे, फिर एक कैनाइन ऊपर, एक कैनाइन नीचे। जो भी हमारा चीरने फाड़ने के हमारा आधा जबड़ा है उसमें एक कैनाइन है, वापस एक कैनाइन आपको मिलेगा। और 2 अग्रचूर्णक, 2 हमारे पास में देखो अग्रचूर्णक आदि है, एक भाग की 2, फिर नीचे वाले जबड़े की 2, फिर वापस चूर्णक मोलर है हमारे पास में, एक तरफ की 3, नीचे की 3। तो हमारे वयस्क में दंत विन्यास है 2123 बटेवा 2123। ये हमारे आधे जबड़े का विन्यास है। इसका डबल करते ही हमारे पूरे 32 दांतों की संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। पूछ सकते हैं किशोरावस्था में दंत विन्यास। देखो किशोरावस्था में क्या होती है, जो प्री मोलर होती है, जो मोलर होती है, जो मोलर की जो लास्ट वाली संख्या होती है, मोलर सामान्यतः जो अक्कल डार्ड जिसे अपन बोलते हैं, वो डार्ड किशोरावस्था में नहीं पाई जाती है। इस कारण किशोरावस्था में दंत विन्यास क्या पाया जाता है, 2122 बटेवा 2122। मतलब दांतों की संख्या इसमें 30 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 30। और वयस्क में 32 और दूध के दांत में 20। इस प्रकार बालकों में दंत विन्यास आपको मिल सकता है 2102 2102। वयस्क में दंत विन्यास 2123 2123। किशोरावस्था में दंत विन्यास 2122 2122।
ये इस प्रकार की इसमें जो पीछे की मोलर है, अक्कल डाढ़ है, वो उसमें अनुपस्थित होती है, जो मानव में अभी क्या अवशेष अंग के रूप में भी आपको देखने को मिलती है। पूरा मनुष्य में जो सामान्य दांतों की बात करते हैं तो 32 दांतों के बारे में चर्चा की जाती है, लेकिन हमारे मुख गुहा जो है उसका आकार संकरा होने का छोटा होने के कारण हमारे दांतों की संख्या लगभग 30 के आसपास ही होती है, और वास्तव में जो अक्कल डाढ़ आती है उसके बाद में संख्याएं लगभग क्या हो जाती है, 32 हो जाती है। फिर बात करते हैं, मानव दांत पर दो परतें पाई जाती है। इन दांत के ऊपर दो परतें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? परतें। इस प्रकार परतें पाई जाती है। इन परतें को इनाइलोब्लास्ट कहा जाता है। दांत के ऊपर दो परतें पाई जाती है, इन परतों को इनाइलोब्लास्ट भी कहा जाता है। पहली परत है उसे बोलते हैं इनेमल। दांतों का सबसे बाहरी सफेद आवरण, जो हमारे दांत है मोती की तरह चमकते हैं, तो इनके ऊपर कौन सा आवरण पाया जाता है? इनेमल का आवरण पाया जाता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग, जो हमारा मानव शरीर का क्या है, सबसे कठोर भाग है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट से इनका निर्माण होता है। जो हमारे मानव शरीर का सबसे कठोर भाग बनाता है इनेमल, अत्यधिक समय तक अगर दांतों को घिसने पर जो इनेमल की परत है उसका क्षरण होता है, वो परत धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे फिर दांत ठंडे गर्म, जो अपन किसी वस्तु को खाते हैं तो उसमें झंझनाहट सी हमारे को महसूस होती है, और हमारे दांतों की क्या हो जाती है, बाहरी आवरण में कमी हो जाती है, वो कमजोर हो जाता है। फिर बात करते हैं डेंटिन। इनेमल की निचली परत डेंटिन से तंत्रिकाएं जुड़ी होती है। जो ये इनेमल की निचली परत है, इस परत से बहुत सारी क्या होती है, तंत्रिकाएं जुड़ी होती है, जो हमारे दांत के अंदर जो संवेदी गामक क्रियाओं का क्या करती है, काम करती है, और हमारे जो ठंडे गर्म है हमारे शरीर के, जो उसे आभास करा के उस दांत की जो इनेमल की निचली परत डेंटिन है उससे तंत्रिकाएं ये महसूस करवाती है। इस प्रकार आपने जो मुख गुहा है इसके जो पहला हमने टॉपिक पढ़ा है दांत। दांत के बारे में सामान्य जानकारी आपको मेरे द्वारा जितनी मेरे अंदर ज्ञान की जो मेरी क्षमता है और आपके दिमाग तक जो समझ में आने की जो क्षमता है, वहां तक मैंने मेरा प्रयास किया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो पूछेंगे कि मनुष्य में चीरने फाड़ने का कार्य किस दांतों के द्वारा किया जाता है, तो केनाइन या रदनक, और काटने का कार्य कृंतक या इंसाइजर, और भोजन को चबाने का कार्य प्रीमोलर या मोलर। इस प्रकार से इन नोट्सों के द्वारा ही आपके दांत के जो सामान्य क्रियाविधि है या दांत की कोई संरचना है, दांत किस प्रकार के हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। उम्मीद है मुझे कि मेरी इस लघु वीडियो में आपको जो भोजन हमने पाचन तंत्र के बारे में जो फर्स्ट हमने टॉपिक शुरू किया है, उसमें मुख गुहा में ये दांत वाला जो आपके टॉपिक है वो आपको आसानी से समझ में आया होगा, और इसके 2-3 पार्ट बनेंगे, क्योंकि पाचन तंत्र काफी लंबा जो टॉपिक है इसको हम टुकड़ों में पढ़ेंगे, और अपन ये जितना भी पढ़ रहे हैं उसको बराबर रिमेम्बर करके आप याद करने की कोशिश करें, और अपने जो अध्ययन है उसमें इसको सुचारू रूप से ऐड करें। आगे नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे तो हम आगे जीव और लार ग्रंथियां इनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।